हेलो स्टूडेंट, सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम बिहेवियर वाली जो यूनिट चल रही थी उसी को कैरी ऑन करते हैं और प्रयास करते हैं आगे इसको कंप्लीट करने का। तो हमने पिछले वीडियो जो थे उनमें बिहेवियर की बहुत सारे टर्म्स को पढ़ा। कुछ चीज़ें जो छोटी मोटी रह गई हैं उनको आपको खुद को तैयार करना है बुक से। और आज का जो टॉपिक है, आप मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस मैप को मेरे लाने का उद्देश्य था, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान। और जो वाइल्ड लाइफ इन राजस्थान है इसको हम हिंदी में बोलते हैं राज्य में वन प्राणी प्रबंधन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक ये है और यहाँ पर ये मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो देखिए, वन्य प्राणी संरक्षण के मामले में राजस्थान का जो प्रभाव रहा है वो आज से नहीं, पुरातन काल से है। और पुरातन काल से हम ये देखते आए हैं कि राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जिसे कि पश्चिमी राजस्थान कहते हैं, वहाँ पर एक विशेष संप्रदाय रहता है और उस संप्रदाय का नाम था विश्नोई। कौन सा संप्रदाय था? विश्नोई संप्रदाय या विश्नोई जाति जो था, ये हमेशा से ही क्या है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में या वन्य प्राणियों के प्रबंधन और रक्षा में अग्रणी रहा है। और इसके लिए आपने इनके बारे में ये सुना भी होगा कि किस तरह से जोधपुर महाराजा ने जब आदेश दिया था खेजड़ी के वृक्षों को जंगलों से काटने के लिए, आसपास के एरिया से काटने के लिए, तो इसी संप्रदाय के लोगों ने वहाँ पर उन पेड़ों के रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। और पेड़ों से चिपक करके उन्होंने, जो शासनाध्यक्ष था वहाँ का, उसके विरुद्ध अपने प्राणों को गंवा दिया था। और वो ग्राम खेजड़ली था। तो विश्नोई जो समाज है उसके द्वारा की गई वो कुर्बानी जो कि 17वीं शताब्दी और के अंत में गठित 1763 ईस्वी की आसपास की बातें हैं ये। तो वन्य प्राणियों का न तो शिकार करने देना, न ही वन्य जीवों और वन्य वृक्षों का विनाश होने देना ही किस श्रेणी में रखा जाता है? वन्य प्राणी प्रबंधन श्रेणी में रखा जाता है। और ये जो समाज था बिश्नोई समाज, इसने वृक्ष के साथ साथ में जो विशेष तौर से काले हिरण होते हैं उन हिरणों के रक्षार्थ भी अपना जो है बलिदान दिया। और यही कारण है कि आज भी पश्चिमी राजस्थान में वन्य प्राणी के प्रबंधन की वजह से जैव विविधता बनी हुई है। जो ये वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राजस्थान में जो शिकार और वन्य प्राणियों को किसी न किसी जीवित या मृत दशा में पकड़ने पर जो पूर्णतः प्रतिबंध लगा हुआ है, अवैध शिकार को रोकना, वन्य प्राणियों के अवैध कारोबार पर उचित अंकुश लगाना, इन सब के लिए जंगल के पास में और जंगल के अंदर चौकियाँ बनाई गई है और उड़न दस्ते बनाए गए हैं। और वो क्या करते हैं? प्राणियों की रक्षा के लिए अपना काम करते हैं। वन्य प्राणी संरक्षण के मामले में उचित संरक्षण और उनकी संख्या की वृद्धि की बात करें तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना के साथ साथ अनेक वन्य प्राणी अभ्यारण्य यानी नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और साथ में कुछ रिजर्व फॉरेस्ट यानी प्रबंधित जंगल क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। और इन परिरक्षित क्षेत्रों में वन्य प्राणियों को मारना, उनका शिकार करना बिना किसी अनुमति के
वन्य वनस्पति को नुकसान पहुंचाना, ये सब प्रोहिबिटेड है। वनस्पति और चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सके, वन्य प्राणी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, अपना प्रजनन कर सके, अपनी जाति को बनाए रख सके, उस उद्देश्य से नेशनल पार्क और सेंचुरीज की स्थापना की गई भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा। इसके लिए क्या है कि इसका एक दूसरा उद्देश्य भी रहा है कि मानव आबादी और मवेशी की चराई आदि पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में जंगलों के संरक्षण या पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों आदि की कटाई पर भी अंकुश लगाया गया। लेकिन अब हमें पढ़ना है, आपके जो सिलेबस में है वो है राजस्थान के केवल जो है वन्य प्राणी प्रबंधन, और वन्य प्राणी प्रबंधन पढ़ने के लिए आपको चाहिए कि आप राजस्थान के टेक्सचर को देखें, राजस्थान के मैप को देखें, जिससे कि आपको पता चले कि भाई राजस्थान के वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर जो है वन्य प्राणी प्रबंधन उसके उस स्थान के जलवायु विशेष के आधार पर किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको भौगोलिक जो विभाजन है राजस्थान का वो देखना ज़रूरी है। तो जो मैप आप राजस्थान का स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस मैप को देखने पर, इस मानचित्र को देख करके आप राजस्थान जो है इसको 4 भागों में जो बांटा गया है उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं राउंड कर रहा हूँ, जहाँ आप देखिए वेस्टर्न डेजर्ट प्लान। तो हम ये वेस्टर्न तो है ही, साथ साथ में ये नॉर्दर्न भी है। तो पहला जो इसका विभाजन है वो आता है कौन सा, वो आता है साहब, वो आता है नॉर्थ वेस्टर्न डेजर्ट प्लेन, यानी जो उत्तरी पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय भाग है। एक भाग तो ये हो गया, मध्य में स्थित एक अरावली है, तो ये इसका दूसरा भाग हो गया। ये वाला इसका दूसरा पार्ट हो गया, जहाँ पर विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला जो है वो मिलती है, और इसका नाम अरावली है, जो कि पालनपुर से रायसीना हिल्स जो है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में वहाँ तक फैली हुई है, लगभग 692 किलोमीटर लंबी है। तो आप अरावली इसका दूसरा पार्ट हो गया राजस्थान का। एक है पूर्वी मैदानी भाग, ये वाला जो है ईस्टर्न प्लेन्स, ये वाला जो मैंने ऊपर सर्किल में कॉर्नर में राउंड किया है, ये थर्ड इसका विभाजन है, थर्ड पार्ट है। तो देखिए, एक तो उत्तर पश्चिमी रेतीला मैदान मरुस्थलीय भाग की बात कर रहे हैं, 2 नंबर पर हम अरावली पर्वतमाला की बात कर रहे हैं, वो एरिया हो गया। तीसरा हमने कहा है कि पूर्वी मैदानी भाग, जो कि गंगा यमुना सतलज ये जो दोआब है एमपी और एमपी और यूपी वाला, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी मैदान मिलता है जिसे हम कहते हैं पूर्वी मैदानी भाग। और एक अंतिम बच गया जहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है हाड़ौती रीजन। तो हाड़ौती जो रीजन है इसको हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ये जो अलग कलर में दिख रहा है, जहाँ मैंने 4 नंबर लिखा है, इस भाग को हम बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो यहाँ पर देखिए हमने राजस्थान को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। एक भाग है उत्तर पश्चिमी रेतीला भाग, दूसरा है अरावली क्षेत्र जो कि मध्य स्थित अरावली का पर्वतीय भाग है, तीसरा हमने मैदानी भाग का है, और चूंकि ये पूर्व की तरफ है इसलिए पूर्वी मैदानी भाग कहते हैं। और एक जहाँ हाड़ौती का जो क्षेत्र लिखा हुआ है द हाड़ौती रीजन, यह दक्षिण में पड़ता है, साथ में पूर्वी भाग में पड़ता है। देखिए ये दक्षिण में पड़ा हुआ है यहाँ पर, दूसरी तरफ ये देखिए तो पूर्वी की तरफ भी है, तो ये दक्षिणी पूर्वी भाग हो गया। और ये कैसा है, प्लेट रीजन है, तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग ये वाला हो गया। तो राजस्थान जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है, और इन 4 भागों में ही अलग अलग तरह के वन्य जीव और वन्य प्राणी स्थानीय जलवायु में अंतर के आधार पर यहाँ पर मिलते हैं। और अगला जो वीडियो होगा हम उसी में कुछ प्रमुख अध्ययन करेंगे कि भाई वो कौन कौन से राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और नेशनल जो जिन्हें कि आपने पार्क या मैं कहूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, अभ्यारण्य और उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभ्यारण्य
की जो बात हम करते हैं वो हम आने वाले वीडियोज़ में करेंगे। आप यहाँ ज़रूर ध्यान रखिए कि उत्तरी पश्चिमी मैदानी भाग जो है बहुत बड़ा भाग है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरी तरफ इसके पाकिस्तान की बॉर्डर लग जाती है। तो हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जो भाग है वो उत्तर पश्चिमी रेतीला मरुस्थलीय भाग है। लगभग ये मान लीजिए आप 3/5 भाग जो है टोटल राजस्थान के एरिया का यही कवर करता है। और यहाँ की जलवायु बड़ी शुष्क होती है, अर्थात यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। मानसूनी मेघ और हवाएं यहाँ रुक नहीं पाती और वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा का औसत कई बार तो 10 सेंटीमीटर से भी नीचे रह जाता है। औसतन हम ये कहें कि यहाँ पर वर्षा पानी की बहुत कमी है, इसलिए ये क्षेत्र शुष्क क्षेत्र वाले रीजन में है। तो शुष्क जलवायु यहाँ पर मिलती है। शुष्क जलवायु दूसरे भाग की अगर हम बात करें तो दूसरा जो भाग है वहाँ मैंने अरावली पर्वतमाला के बारे में लिखा है, जिसे कि हम मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला क्षेत्र कहते हैं। और ये जो है अरावली पर्वतमाला किस तरफ से किस तरफ को जाती है, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं कि भाई ये किस से किस तरफ जाती है। तो देखिए ये दक्षिणी पश्चिमी भाग से होती हुई किस तरफ जा रही है, उत्तर पूर्वी भाग की तरफ जा रही है। तो इसका जो फैलाव है वो किस तरफ है, इसका फैलाव है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। अरावली पर्वतमाला भारत की ही सबसे प्राचीन पर्वतमाला श्रेणी है। राजस्थान के प्राकृतिक जितने भी भाग हैं उनमें सबसे छोटा जो पार्ट है वो अरावली पर्वतमाला क्षेत्र का माना जाता है। यहाँ पर जो है औसतन बारिश बहुत अच्छी होती है, लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर तक। और यहाँ पर बहुत सारे वृक्ष मिलेंगे, और आप जानते हो पहाड़ों में पर्वतों में कौन से वृक्ष मिलेंगे, आंवला है, बरगद है, पीपल है, साल है, बांस है, नीम है, ये प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर खनिज भी बहुत होते हैं, अनेक नदियाँ निकलती है और इसके कई ढाल हैं जहाँ पर बहुत सारे वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीवों में बाघ, बघेरा, जरग, रींछ, सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, ये सारे यहाँ पर मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो उद्यान और अभयारण्य हैं उनमें आप देखोगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, सवाई माधोपुर में दर्रा अभयारण्य कोटा में है, जमारामगढ़ जयपुर में है, कैला देवी करौली में है, शेरगढ़ बारां में है, रामगढ़ विस्तारी बूंदी में है। तो ये सारे अभयारण्य यहाँ पर मिलने वाले हैं। और तीसरा जो आप देख रहे हैं उसको मैंने ईस्टर्न प्लेन गोल रेड सर्किल में इसको पैक किया है। ये वाला पार्ट यहाँ पर देखिए, तो ये वाला जो पार्ट है ये मैदानी भाग आ गया। और चूंकि ये अरावली पर्वतमाला के पूर्व में है तो पूर्वी मैदानी भाग, ये मैदान आगे गंगा यमुना में मिल जाता है। और राजस्थान का लगभग 23.3% भाग यही है। यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत क्या है, कठोर होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान की तुलना में बहुत अच्छी है। यहाँ पर वर्षा अच्छी होती है, 50 से 100 सेंटीमीटर का औसत इसमें बसा हुआ यानी बना रहता है। और यहाँ पर आबादी भी भरपूर है, क्योंकि जहाँ मैदानी भाग होते हैं वहाँ पर खेती फसल इरिगेशन वाला सिस्टम अच्छा होता है, रहने कहीं खाने की पीने की व्यवस्थाएँ अच्छी होती है, पानी की उपलब्धता हो जाती है। तो वहाँ पर घना बसा हुआ क्षेत्र हम कह सकते हैं। और यहाँ के अगर प्रमुख उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य की हम बात करें, चर्चा करें, तो यहाँ पर केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में पड़ता है, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और जवाहर सागर अभयारण्य कोटा में पड़ता है, वन विहार अभयारण्य जो कि धौलपुर में पड़ता है, ये सारे के सारे जो हैं अभयारण्य और उद्यान, एकमात्र उद्यान केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यानी पूर्वी जो प्लेन क्षेत्र है, जो पूर्व का मैदानी भाग है राजस्थान का, वहाँ पर मिलता है और यहाँ पर वन्य जीव प्रबंधन किया जाता है। आगे अगर हम देखें तो जो चौथा भाग है उसको मैंने पठारी भाग लिखा है। और पठारी भाग जो है उस पठारी भाग के दक्षिण को आपने दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग कहा है। तो जो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, संपूर्ण पठार अत्यंत प्राचीन चट्टानों का बना हुआ होता है। और यह दक्षिणी भारत के पठार का ये उत्तरी भाग है, जो कि संसार के सबसे प्राचीन जो पठार है उनमें से एक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि दक्षिण में जो मिलने वाले पठार है उन्हीं की ये चोटी है, उन्हीं का उत्तरी भाग है। यहाँ पर अरावली पर्वत से निकलने वाली जो नदियाँ हैं इन पठारी भागों से जब गुजरती हैं तो यहाँ पर काट काट करके इसको चौड़ा बना देती है, उपजाऊ घाटियों का निर्माण कर देती है, और जिससे कि यहाँ की मिट्टी लाल, कछारी और काली देखने को मिलती है। चंबल, बनास, बाणगंगा यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अगर बात करें पूरे राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भाग ये है, तो 9 से 10% के इर्द गिर्द ये भाग फैला हुआ है। और यहाँ अगर तापमान की बात करें तो लगभग 35 डिग्री तापमान रहता है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यही है
यानी औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 100 से लगभग 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ मिलती है। और जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ के जो वृक्ष हैं, वृक्षों में जैव विविधता मिलती है। साल, सागवान, धौंक, बांस, केर, अलग अलग प्रकार की झाड़ियाँ यहाँ बहुत मिलती है। अगर जैव विविधता की बात करें, जीव जंतुओं की बात करें, वन्य प्रबंधन की बात करें, कौन से जीव इस पठारी भाग में क्षेत्र में मिलते हैं, तो उनमें अगर हम देखें तो नाम आते हैं बघेरे का, सांबर का, चीतल का, उड़न गिलेरी जो कि सीता माता अभयारण्य में मिलती है, चौसिंगे, ये वन्य जीव मिलते हैं। और यहाँ पर अगर अभयारण्य की बात करोगे तो कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद में मिल जाएगा, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में मिल जाएगा, सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पर मिल जाएगा। जयसमंद जो अभयारण्य है उदयपुर में, और फुलवारी की नाल अभयारण्य जो है वो भी उदयपुर पाली की बॉर्डर पे आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये राजस्थान का जो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इन राजस्थान है उसका पार्ट 1 वीडियो हमने देखा। अब पार्ट 2 जो वीडियो है वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम इन राजस्थान, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और अगले वीडियो में हम जो पहला वाइल्ड लाइफ वीडियो के बारे में पढ़ेंगे वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान होगा। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बाद में हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।